गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों के लिए DSSB PGT इंग्लिश का प्रीवियस पेपर है। इसमें जो पूरा ही पेपर है इसमें से आधे क्वेश्चंस आज कराऊंगी, आधे क्वेश्चंस कल कराऊंगी। और फिर उसके बाद आपकी जो DSSB के बाद जो है फिर मतलब ये जो प्रीवियस पेपर है ये करवा दें। और फिर उसके बाद टूअर दी फोर्थ सीरीज जो है वो दोबारा से स्टार्ट करी जाएगी जो UPTGT PGT के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DSSB का ये वाला पेपर। तो ये रहा हमारा पेपर। एंड पेपर इज हेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये DSSB PGT का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन देखिए पहले। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्सटीट्यूट्स द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। क्वेश्चन ये है, आई नो हाउ डिवोटेड टू द प्रेशियस कोड एंड द ऑनर यू आर गैब्रियल। तो इसमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो 1 2 3 4 में से कौन सा सही है। आई नो हाउ डिवोटेड टू द प्रेशियस कोड एंड योर ऑनर यू आर गैब्रियल। टू द प्रेशियस कोड एंड वंस ऑनर नो करेक्शन टू द प्रेशियस कोड एंड ऑनर। तो यहाँ पर है कि आई नो हाउ डिवोटेड यू आर टू वॉट, टू प्रेशियस कोड एंड योर ऑनर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो होगा 1। अगर आपने भी यही लगाया है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट, इकोलॉजी, एथनोलॉजी, डेमोग्राफी, एपिग्राफी, एंड दैट इज इकोलॉजी। दैट इज ecology. Now the next question is, these cookies are a familiar favorite during the Christmas holiday and children and adults alike enjoy their simple yet dash flavor. तो इसका जो आंसर है देखिए, स्क्रम्शियस, लाइसेंशियस, रिपीटिशियस, सेडिशियस। तो जो बहुत ही टेस्टी चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्रम्शियस जो है उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है दैट इज स्क्रम्शियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वर सिलेक्टेड टू विजिट नासा। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। हाँ, बीच में अगर हु, विच वगैरह दिया हुआ हो तो उसके जस्ट बाद वाला जो वर्ब होता है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगता है, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा यूनिवर्सिटी वॉज सिलेक्टेड। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज वर्क इज ऑलवेज, ये PQRS वाला वो करना है। तो इसमें मैं सीधा ही बता देती हूँ क्या है, और ये है SRPQ। His work is always vigorous, but he imputes motives in the spirit of the situation of a partisan who never pauses to weigh the evidence or to take a comprehensive view. Now the next question is इसमें से आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सही ऑप्शन आपको छांटना है। The judge told the DA that the woman charged with murder was said to be mad and unfit to plead। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर हम ये बोलते हैं, मान लीजिए सेट टू नहीं भी लगा हुआ है, टोल्ड आ रहा है, तो दैट नहीं लगता है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगाया जाता है, नाउन क्लॉज तब बनता है। तो ये आएगा द जज टोल्ड द DA दैट द वुमन चार्ज। द जज टोल्ड द DA दैट सब में आ रहा है। द जज टोल्ड द DA द वुमन चार्ज। तो यहाँ पर ये आएगा द जज टोल्ड। तो जहाँ पर वो नहीं लगा हुआ है दैट, वो वाला पार्ट सही माना जाएगा। द जज टोल्ड द DA क्यों आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, उसमें जो कंजंक्शन दैट है वो यूज़ नहीं होता है। जब आप उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तब दैट यूज़ होता है। They therefore elect elders who expound the scriptures dash and hear confessions। तो इसमें ये आएगा कि भाई जो चर्च से संबंधित है, तो बाकी का क्या आएगा, दैट इज बैप्टाइज। तो यहाँ आएगा बैप्टाइज। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज
ईडियम का मतलब बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि जहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है, उसमें जैसे मौसम की बात करके जो है वो ब्रेक द आइस किया जाता है। तो ब्रेकिंग डाउन अ सोशल स्टिफनेस और ऑकवर्डनेस, उसे क्या कहा जाता है? ब्रेक द आइस। 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. तो जो correctly spelled word है that is 2IMMUTABLE, immutable. And now the next question is जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है इस ईडियम का, कट टू द चेज। कट टू द चेज जैसे कहते हैं कट टू द पॉइंट, कि बेकार की बात मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ। तो ये है दैट्स कट टू द चेज। तो इसका है टू गेट टू द पॉइंट, लीविंग आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स। दैट इज 1। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग। एब्जेक्ट का होगा दैट्स ऑब्स्टिक्वियस, दैट इज ऑब्स्टिक्वियस। और नेक्स्ट है शी ट्रूली डिड हर फैमिली प्राउड हैंडलिंग द सिचुएशन ऑन सच एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को हैंडल करना। तो उसने अपनी फैमिली को बहुत प्राउड फील कराया, सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से जो है उसने एप्लॉम कॉन्फिडेंस के साथ संभाला। तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगता है एप्लॉम के साथ, वो ऑन नहीं लगता, विद लगता है। तो विद सच एप्लॉम आएगा, दैट इज ऑन सच एप्लॉम नहीं, दैट इज विद सच एप्लॉम। तो जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है एप्लॉम के साथ, दैट इज विद। एंड इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? तो दैट इज एक्कोलेट। और इनमें से कौन सा वर्ड सिमिलर इन मीनिंग है? कॉलरिक का मतलब होता है बहुत ही चिड़चिड़ा। अगर आप लोगों ने बेन जॉनसन का, जो कि फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर माने जाते थे, उन्होंने हर इंसान के अंदर 4 जो है वो ह्यूमर बताए हैं, उसके हिसाब से ही इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। तो उनमें से एक होता है कॉलर, तो कॉलरिक पर्सनैलिटी वाला, यानी कि चिड़चिड़ा बहुत ही ज़्यादा। तो कॉलरिक किसे कहते हैं? चिड़चिड़े को, दैट्स इरिटेबल। The science that deals with the physical history of the earth, geology, entomology, ergonomics, eugenics। तो ये है दैट इज जियोलॉजी, ज्योग्राफी से जियोलॉजी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द क्वांटिफायर डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इसमें से आई हैव सम मनी, मनी के पहले क्या लगा हुआ है? सम, जो क्वांटिटी जो है बता रहा है, क्योंकि मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके साथ जो क्वांटिफायर होगा वो हमारा कौन सा है? जो डिटर्मिनर है, दैट इज सम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें कुछ समझाने के लिए भी नहीं है, मगर इस तरीके का ही प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में आया था। द सन डैश इन द वेस्ट डायरेक्शन, द सन डैश इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैजंट हैपेंड येट एंड विल हैपन। एक ऐसा एक्शन जो अभी हुआ नहीं है और फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसका आंसर है फ्यूचर टेंस। कभी कभी इन क्वेश्चंस को देख के लगता है कि हम वाकई में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आई डिड प्ले बास्केटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टेंस। तो ये है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल ये है। आज मेरा माइक अपनी सिर पे लगाने का मन नहीं कर रहा था, मगर फिर भी मैंने लगा लिया। क्या आप देख ही रहे होंगे, आज मैंने जो है कुछ अपने बालों में काम करवाया है, मतलब मैं क्या करूँगी, करवाया है। तो माइक मन नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन फिर वही वाली बात, फिर वैसे ही हो जाता जैसा उससे पहले जो है वो आवाज़ नहीं थी, तो वो हो जाता। तो मैंने कहा चल यार लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे बीच बीच में भटक जाती है ये। I expect that I shall get a prize. Which clause is there in this sentence? अब देखिए ये क्वेश्चन ही अधूरा है अपने आप में,
क्योंकि इसमें ये तो पूछना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए था, दो क्लॉजेज हैं बाय प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है, अब आप पूछ कौन सा रहे हो ये भी तो देखना चाहिए ना। तो उसमें ये है, इसमें जो क्लॉज इन्होंने पूछा एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ तक पूछा, आई एक्सपेक्ट व्हाट, किसका जवाब आ रहा है, व्हाट का, तो कौन सा क्लॉज हो गया, दैट इज नाउन क्लॉज। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर नोन टू मॉडिफाई द, डिटर्मिनर्स जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं किसे, नाउन को। डिटर्मिनर्स प्रोनाउन वगैरह के साथ यूज नहीं होते हैं, डिटर्मिनर्स सिर्फ और सिर्फ नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसमें एक्शन अभी चल रहा है, नाउ, और जो इसमें अभी जो है एट प्रेजेंट, इस तरीके के एडवर्ब फ्रेजेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं या एडवर्ब्स यूज़ करे जाते हैं, तो वो क्या जो है कौन सा टेंस होता है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Which of the following is an example of quantitative determiner, sum and those this। देखिए सम जो and क्वांटिटी बताने वाला, दोज जो है दोज और दिस जो है डेमोन्स्ट्रेशन बताने के लिए है, एंड जो होता है दैट्स जो है वो आर्टिकल है, और जो सम है वो क्वांटिटी बताने वाला डिटर्मिनर है। ये इन्हें मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए बार बार 10-12 क्वेश्चन इसी के ले आएंगे। आई हैव रेड डैश बाइबल मेनी टाइम्स, किसी भी होली बुक के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है, द महाभारत, द गीता, द रामायण, द बाइबल। Which one of the following options fall on the category of the definite article? Definite article में आता है द का मतलब होता है you know which one, यानी कि हम जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर हम द लगाते हैं। द का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, ए और एन का मीनिंग जो होता है वो वन होता है, लेकिन द का कोई मीनिंग नहीं होता। द हम तब पुट करते हैं व्हेन वी ऑलरेडी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और व्हाट अबाउट विच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट विच थिंग वी आर टॉकिंग, और जैसे शट द विंडो, तो इट मीन्स यू नो और यू ऑलरेडी नो विच विंडो इज टू बी शट। Whatever we study increases our knowledge, identify the type of clause। अब फिर इसमें जो है subordinate clause पूछा है, what increases our knowledge, that is whatever we study। noun clause जो होता है वो subject के पहले भी लगता है, verb के पहले भी लगता है, verb के बाद भी लगता है, तो whatever we study increases our knowledge, इसमें कौन सा clause है, that is noun clause। ठीक है जी, थोड़ा सा blurred हो रहा है ये, खैर। Now the next question is, which clause is there in the sentence to err is human to forgive divine? ये दो जो है ये छोटे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। टू err is human to forgive divine, छोटे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को कॉमा से जो है सेग्रीगेट किया जाता है, सेमीकोलन से सेग्रीगेट किया जाता है, मगर बड़े कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को इसमें कॉमा भी दिया हुआ है। और वैसे जो ऑपोजिट जो कंट्रास्ट बताते हैं उन्हें कॉलन से भी अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, दो कोऑर्डिनेट नहीं, एक प्रिंसिपल दूसरा उसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर विच क्लॉज पूछा है तो शायद दूसरा वाला ही पूछा होगा, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें, दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। They serve God who serve his children. They serve God well who serve, identify the type of clause। They serve God well who serve his, they। अब यहाँ पे यहाँ है बात किसकी जो की जा रही है, ये गॉड की जा रही है। तो who serve his children, they serve God, God who serve his children। तो यहाँ पर बात जो हो रही है पूरे के पूरे उसकी करी जा रही है, तो ये जो है पूरे के पूरे को ही मॉडिफाई कर रहा है। दे हु सर्व हिज चिल्ड्रन सर्व गॉड वेल, ये वैसे ऐसे होना चाहिए था, ये गलत तरीके से इसको लिखा हुआ है, इस तरीके से इसे लिखा ही नहीं जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका एंटीसीडेंट जो है वो गॉड आ रहे हैं, गॉड के बारे में नहीं पूछा जा रहा है या दे के बारे में पूछा जा रहा है, दे के बारे में बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है एक्चुअली, ये होना ऐसा चाहिए था, दे हु सर्व हिज चिल्ड्रन सर्व गॉड वेल, ये इस तरीके से आता, मतलब लिखा हुआ ही गलत है, तो दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज।
आई डैश का अ कार लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ आएगा आई बॉट अ कार लास्ट मंथ. Which tense is used to describe the universal truth or habitual action? जो हैबिचुअल एक्शन बताता है या यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, उसके लिए जो टेंस यूज होता है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे ही ऑलवेज टेक्स हिज मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है. या ये बोलते हैं कि इन चेस ईच प्लेयर मेक्स अ मूव, तो ये एक हैबिट है, ये एक उसके जनरल एक्शन है. और ही ऑलवेज गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये जो हैं सारे एक जो हैबिचुअल एक्शन है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसीलिए ये कौन से टेंस में यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर देयर? क्लॉजेज दो टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट. अब आप कहेंगे कोऑर्डिनेट भी होते हैं, तो कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल का भाग होता है, और अगर सबॉर्डिनेट के साथ लग जाए तो सबॉर्डिनेट का भाग होता है. इसलिए क्लॉजेज दो ही होते हैं, प्रिंसिपल एंड सबॉर्डिनेट. डैश आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स. हिमालयाज जो है वो माउंटेन रेंज है. खाली माउंटेन होता है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन माउंटेन रेंज होती है तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है. द हिमालयाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स. पिक अप द पॉजेसिव डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन लिस्ट. देयर, दिस एंड दैट, तो ये है देयर. गिव देम देयर ड्यूज, तो देयर ड्यूज, ड्यूज इज अ नाउन. पॉजेसिव क्या, एडजेक्टिव क्या हो गया? दैट इज देयर. The dog followed the boy wherever he went. The dog followed wherever, तो ये where का जवाब दे रहा है, और जो where का जवाब दे वो एडवर्ब कौन सा होता है? That is adverb clause. ये है adverb clause. I do is an example of indefinite tense, that is present indefinite tense. Now these are. A clause is a group of words having. Clause वो होता है जिसका subject होता है, verb होता है. A clause is a group of words having a subject and verb of its own. The modal dash expresses the ability to do something. प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं कैन. जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये हमारी एबिलिटी बता रहा है. पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड यूज करते हैं. कुड हैव होता है कर सकते थे मगर किया नहीं. व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म ऑफ आई राइट अ बुक? सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, अ बुक इज रिटन बाय पी. डैश इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग. ये पॉसिबल लेस पॉसिबिलिटी बताता है, यानी कि किसी चीज़ के होने की संभावना जब बहुत कम होती है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? माइट. द वेदर इज द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे. बहुत कम होने की संभावना जब होती है तो हम क्या लगाते हैं? माइट. माई लेग एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है. पैसिव वॉइस का तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो उसमें अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो ये वैसे भी पैसिव वॉइस का हो नहीं सकता. एक सिंपल जो है उसमें फॉर्म में वर्ब लिखा हुआ है. और देखिए जो वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, अभी यह वर्ब आप देख रहे हैं, तो इसका वैसे भी पैसिव वॉइस बन नहीं सकता. ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, दैट इज एक्टिव वॉइस. टेंस और पूछ लेते हैं. हाँ, इसके बाद इतना मुश्किल क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेज आर देयर इन इंग्लिश? तो भैया दो टाइप के हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो ये है आपके, ये दो है. कभी कभी मैं सोचती हूँ ये क्या क्वेश्चन है ये. डैश एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर. डैश एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है. इसमें से कुड पास्ट टेंस के बारे में बताता है, मस्ट संभावना बताता है, अभी के समय में भी ऑब्लिगेशन भी बताता है, कैन एबिलिटी बताता है, विल जो होता है वो प्योर फ्यूचर बताता है. Is the past tense of will. Would is the past tense of will. What will be the passive form of shut the window?
ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव को जो बनाते हैं वो लेट से बनाते हैं या यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाते हैं। इसमें देखिए लेट वाला ही दिया हुआ है, तो लेट द विंडो बी शट। विच मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशंस। पहले मॉडल देख लेते हैं, कैन, शुड, विल, मस्ट। तो यहाँ पर जो परमिशन लेने के लिए यूज होता है वो कैन, जब इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो तो कैन यूज करते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, समबडी हैज ईटन द लास्ट पीस ऑफ केक। तो यहाँ आएगा द लास्ट पीस ऑफ केक हैज बीन ईटन, और बाय समबडी लगाने की जरूरत नहीं है, तो द लास्ट पीस ऑफ केक हैज बीन ईटन। व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट एंड ओनर ऑफ द टबार्ड इन। टबार्ड इन जो है वो आया था कैंटरबरी टेल्स में, जो कि चौसर का मैग्नम ओपस है। चौसर जो कि बिलोंग करते थे 14th सेंचुरी को, और उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा है, जिसमें ही वांटेड टू राइट 120 स्टोरीज, बट ही कुड राइट ओनली 24। और उसमें से उन्होंने जो टबार्ड इन है, जिसमें जो होस्ट है वो एक ये ऑफर देता है कि लोग जो है जाते हुए 2 कहानियाँ सुनाएंगे, आते हुए 2 कहानियाँ सुनाएंगे, इससे टाइम जो है वो अच्छे से पास हो जाएगा। तो इसमें जो होस्ट है उसका नाम है हैरी बेले। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल। ही डैश कम टुडे, मतलब आज आ सकता है, बट एज बिकॉज, ये तीनों वैसे भी जो है कंजंक्शंस हैं, तो इसमें जो मॉडल है वो एक ही है, वो है मे। मतलब मॉडल तो दे देते चारों के चारों। What would be the active form of the bicycle was ridden by the kids। तो ये एक्टिव फॉर्म है, तो ये आएगा द किड्स रोड द बाइसिकल। तो देख लीजिए, द किड्स रोड द बाइसिकल, पास्ट डेफिनेट में बनेगा। विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। भाई वाह, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, तो यहां आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन विच पोएम डिड चौसर यूज द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम। चौसर ने हीरोइक कपलेट, जैसे हीरोइक कपलेट का मतलब क्या होता है, 2 लाइन का स्टेंजा होता है, जिसे चौसर ने अपने द लेजेंड ऑफ गुड विमेन और कैंटरबरी टेल्स में यूज़ किया है। पहले उन्होंने जो यूज़ किया था वो लेजेंड ऑफ गुड विमेन में यूज़ करा है। लेजेंड ऑफ गुड विमेन जो कि एक ड्रीम वर्जन में ही लिखा हुआ, जिसमें जो गॉड ऑफ लव की जो वाइफ है वो चौसर से कहती है, यू हैव रिटन इनफ ऑफ the women who did not do good things, so why don't you write of women and their good deeds। तो women और good deeds के बारे में लिखो। तो ये जो लेजेंड ऑफ गुड women है, ये उनकी एक लंबी पोएम है, और उसमें इन्होंने कहते पहली बार जो है वो यूज़ करा है, कपलेट्स का यूज़ करा, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है, 2 लाइन का स्टेंजा। तो लेजेंड ऑफ गुड women और कैंटरबरी टेल्स दोनों में ही उन्होंने हीरोइक कपलेट यूज़ करे, मगर पहले इसमें यूज़ करे। Now the modal dash expresses an invitation or request। जो मॉडल एक इनविटेशन और रिक्वेस्ट जो है वो बताता है, वो कौन सा है, बिकॉज, मस्ट, बट। ये है आपका विल यू कम फॉर अ कप ऑफ टी, विल यू प्लीज डू इट। तो ये जो है आपके इनविटेशन और रिक्वेस्ट बताते हैं। एमोरेटी इज एन इटालियन वर्ड विच मीन्स, एमोरेटी एक सोनेट सीरीज है जो लिखा गया है स्पेंसर के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपने जो एलिजाबेथ को, इसमें उन्होंने एलिजाबेथ के साथ अपनी कोर्टशिप का, और इवेंचुअली जब उनकी शादी हुई थी, वो सीरीज़ है, एक सोनेट सीरीज़ है ये एमोरेटी। और एमोरेटी का मतलब था लिटिल लव्स। तो ये जो है लिटिल लव पोएम्स जो है, दैट इज लिटिल लव पोएम्स। Now the next question is, who is the author of the lines, I find no peace and all my war is done, I fear and hope I burn and freeze like ice। तो ये इसके जो आंसर है, दैट इज थॉमस याट। हाउ मेनी एक्लॉग्स आर देयर इन शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर जो लिखा है वो लिखा गया है, दैट वॉज रिटन बाय स्पेंसर। स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है जी। इसमें जो इन्होंने लिखा है, ये इनके द्वारा ये
वर्जिल से काफ़ी प्रभावित थे। वर्जिल का जो वर्क था एक्लॉग्स, उससे प्रभावित होकर उन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा। शेफर्ड्स कैलेंडर में 12 एक्लॉग्स हैं। एक्लॉग्स एक पेस्टोरल पोएम होती है, दैट इज पेस्टोरल बैकग्राउंड पर आधारित एक पोएम होती है। और इन एक्लॉग्स में हर जो एक्लॉग है उसका नाम महीने के नाम पर है, जनवरी, फरवरी, उनके नाम पर। तो शेफर्ड्स कैलेंडर इसका नाम है। लिखा किसके द्वारा है? स्पेंसर। एमुलेशन ऑफ जो है वर्जिल के उसमें उन्होंने लिखा है और वर्जिल को एमुलेट करा है इसमें उन्होंने। और ये इसमें 12 जो हैं वो पोएम्स हैं। तो ये है हाउ मेनी एक्लॉग्स आर देयर? देयर आर 12। Now the next one is, now the next question is, ad fontes was the rallying cry during the Renaissance. What does this phrase mean? Ad fontes एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बैक टू द फाउंटेन्स या बैक टू द सोर्सेस। जो सोर्स है उसकी तरफ जो है वो बढ़ चलो। तो ये जो क्राई था ये दैट वाज वेरी मच फेमस ड्यूरिंग द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन कि बैक टू द फाउंटेन्स, बैक टू द सोर्सेस, डोंट जो है मूव हेयर एंड देयर, और इसको जो है बैक टू द सोर्सेस। तो ये है दैट इज एड फोंटेस इज बैक टू द सोर्सेस। हु रिगार्डेड एडमंड स्पेंसर एज पोएट्स पोएट? एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है। रोमांटिक एज के जो प्रिंस ऑफ जो है एसेइस्ट थे, प्रिंस अमंग एसेइस्ट थे, और जिनका नाम था चार्ल्स लैम्ब। What is the name of the most leading figure of Christian humanism in Europe? Christian humanism, humanism का मतलब होता है the study of human beings. तो जब इससे पहले, जब रेनेसांस और रिफॉर्मेशन से पहले, people were more interested in theology rather than human beings. So the study of human beings is known as humanism, and the focal point of knowledge is human being. तो ये जो इसका जो फिगर, लीडिंग फिगर थे इसके कौन थे? That was Erasmus. Which royal dynasty has been celebrated in Spencer's Fairy Queen? Spencer ने Fairy Queen लिखी थी. He wanted to write Fairy Queen as an epic, but he could complete only 6 books out of them. And Spencer के Fairy Queen में उन्होंने Tudor dynasty के बारे में बताया है। Tudor dynasty के बारे में क्वीन एलिजाबेथ को समर्पित करी थी। तो Tudor dynasty, स्टुअर्ट को तो कर ही नहीं सकते हैं, चार्ल्स जेम्स फर्स्ट है स्टुअर्ट के। Tudor dynasty। रेनेसांस इज अ डैश वर्ड विच मीन्स, रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ किसका? क्लासिकल लर्निंग का, ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग का रीबर्थ। तो रेनेसांस जो है वो क्या है? दैट्स अ फ्रेंच वर्ड और जिसका मतलब होता है रीबर्थ। द पीजेंट्स रिवोल्ट, ऑल्सो कॉल्ड वॉटाइलर्स रिबेलियन, स्टार्टेड इन द ईयर। पीजेंट्स रिवोल्ट जो शुरू हुआ था टैक्स, पोल टैक्स के अगेंस्ट, उसको वॉटाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1381। हु हैड कोटेड अबाउट चॉसर्स कैरेक्टर्स? चॉसर के कैरेक्टर्स जो कि कैंटरबरी टेल्स के, उनके बारे में ड्राइडन ने कहा है हियर इज गॉड्स प्लेंटी। What is the rhyme scheme of the Spenserian stanza? Spenserian stanza का मतलब क्या होता है? देखिए 9 लाइन का स्टेंजा होता है, 9 लाइन स्टेंजा, जिसमें जो 8 लाइन होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, यानी कि 10 सिलेबल की। और जो 9th लाइन होती है दैट इज एलेक्जेंड्रीन, यानी कि जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। शेले ने इसे यूज करा एडोनिस को लिखने में। इसको स्पेंसेरियन स्टेंजा को स्पेंसर ने यूज करा था फेरी क्वीन लिखने में। इसकी राइम स्कीम क्या होती है? इसमें 2 क्वार्टरेंस होते हैं और एक लास्ट लाइन होती है जिसे अलेक्जेंड्रीन कहा जाता है। तो 2 क्वार्टरेंस की राइम स्कीम होती है ए बी, और फिर स्पेंसर जो है इंटरलॉक कर देता है बी सी, और लास्ट वाले की होती थी सी। देखिए किसमें है? ए बी सी। तो ये है स्पेंसेरियन स्टेंजा, अ 9 लाइन स्टेंजा। द मिलर्स टेल इज अबाउट अ कारपेंटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर? ये चौसर के कैंटरबरी टेल की बात की गई है, और इसमें जो कारपेंटर का नाम था वो था जॉन। Which of the following poets is not associated with metaphysical poetry? एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन।
जो ये मेटाफिजिकल पोएट थे, मेटा मीन्स होता है परे एंड फिजिकल मतलब होता है बॉडी, तो द थिंग्स विच आर विच डू नॉट कम इन द पेरिफेरी ऑफ फिजिकल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तो उसको जो है मेटाफिजिकल कहता है। बिल्कुल उसके जो है इवन काफी टाइम इनके में भी था। तो इनमें मेटाफिजिकल पोएट कौन से नहीं है? मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन है, सर फिलिप सिडनी नहीं है, तो ये है दैट इज सर फिलिप सिडनी। हुज कोट डज द वाइफ ऑफ बाथ टॉक अबाउट इन हर टेल? ये भी चौसर के कैंटरबरी टेल्स का कैरेक्टर है। वाइफ ऑफ बाथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसमें बाथ इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड शी हेल्ड फ्रॉम देयर। तो हुज कोट डज द वाइफ ऑफ बाथ टॉक अबाउट इन हर टेल्स? किंग आर्थर्स। किंग आर्थर जो कि जिनकी कहानियाँ किससे बहुत फेमस हैं। किंग आर्थर के बारे में मतलब टेनिसन ने भी उनके बारे में लिखा है, और किंग आर्थर जो हैं वो हमेशा से ही लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय जो है वो रहे हैं। It is widely known that Spenser Fairy Queen was addressed to Queen Elizabeth. What is her name in the text? स्पेंसर ने फेरी क्वीन जब लिखी थी तो उन्होंने एड्रेस करा था क्वीन एलिजाबेथ को, और इवन क्वीन एलिजाबेथ को के कैरेक्टर को उन्होंने उसमें नाम दिया था ग्लोरियाना, और इसी के लिए उनकी पेंशन, ईयरली पेंशन भी बंधी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय स्पेंसर? इनमें से कौन सा वर्क स्पेंसर के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? द लेडी ऑफ मे, द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस, एस्ट्रोफेल एंड प्रोथेलेमियन। तो जो इनमें से वर्क नहीं लिखा हुआ है स्पेंसर का वो है लेडी ऑफ मे। ये वन एक्ट है किसके द्वारा? सर फिलिप सिडनी के द्वारा। तो ये द लेडी ऑफ मे ये वर्क है किसका? सर फिलिप सिडनी का वर्क है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइन फ्रॉम चॉसर्स प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। Nor that a monk, when he is cloisterless, is like unto a fish that's waterless. कि जो एक मॉन्क है when he is cloisterless, जब उसके पास क्लॉइस्टर नहीं होता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक फिश जो कि वाटरलेस है। तो मॉन्क को कंपेयर करा है फिश से, दो लाइक थिंग्स को कंपेयर किया गया है और उसमें लाइक वर्ड जो है वो लगाया गया है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज सिमिली। Chaucer's life can be categorized into 3 periods. Which one does he not belong to? चौसर की लाइफ को 3 पीरियड्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। जब वो एडवर्ड थर्ड के समय में थे तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स, उसके बाद इटालियन राइटर्स, उसके बाद वो कम बैक टू इंग्लिश, लेकिन स्पेनिश पीरियड कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तो स्पेनिश। हाउ मेनी लेजेंड्स आर देयर इन चॉसर्स द लेजेंड ऑफ गुड विमेन? ये मैंने अभी आपको बताया। द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में जो कहानियां हैं वो 9 विमेन की का 9 लेजेंड्स हैं, और ये डेकासिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है, और पहले इसी में यूज हुआ था हीरोइक कपलेट, उसके बाद कैंटरबरी टेल्स में, और इसमें एल्सेस्टस के कहने पर उन्होंने मतलब एक ड्रीम विजन है जिसमें एल्सेस्टस के कहने पर वो गुड डीड्स ऑफ विमेन के बारे में लिखते हैं। The Progress of the Soul is authored by, The Progress of the Soul is the name of a poem and it is authored by John Donne. ये father of metaphysical school of poetry. Samuel Butler's famous satire is known as, Samuel Butler का जो famous satire है वो है Hudibras। ये एक satirical poem है, ये प्यूरिटन्स के ऊपर एक है, और ये तब लिखी गई थी ये जो है इंटरजनम के दौरान लिखी गई थी। इसमें ये पोएम को रॉयलिस्ट ने बहुत जो है इसको एंजॉय किया था, लेकिन इस पोएम में कहीं ना कहीं प्यूरिटन्स की मजाक जो है वो उड़ाई गई है। दैट इज हुडीब्रास। इन एब्सलम एंड एकिटोफिल, किंग चार्ल्स II इज अ एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। किंग ड्राइडन ने किंग चार्ल्स II को काफ़ी जो है वो खुश करने के लिए, तो एब्सलम एंड एकिटोफिल में उन्होंने उनको जो एलिगोरिकल वर्जन दिखाया किंग डेविड का, तो दैट इज किंग डेविड। ये ड्राइडन इस समय इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए थे। इन द एसे ऑफ, मतलब पेपर बनाते समय, इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी ड्राइडन इज रिप्रेजेंटेड बाय निएंडर। व्हाट डज निएंडर मीन? ये ड्रामेटिक पोइजी जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कैरेक्टर दिया है निएंडर।
निएंडा का मतलब होता है न्यू मैन, दैट इज न्यू मैन. What is the name of Belinda's maid in the mock epic The Rape of the Lock? बेलिंडा की जो मेड है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक मॉक एपिक है, पोप के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि छोटी सी चीज़ पर कितना बड़ा बवाल जो है वो हो जाता है. तो रेप ऑफ द लॉक में जो बेलिंडा है, जो उसकी हीरोइन है, उसकी जो मेड दिखाई है उसका नाम है बेटी. What is the name of जॉन मिल्टन्स हेवनली म्यूज? जॉन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में म्यूज को जो इन्वोक किया है उनका नाम क्या है? यूरेनिया. ठीक है, उसका नाम क्या है? म्यूज का नाम है यूरेनिया. विच गेम डज बेलिंडा प्ले इन द हैम्पटन कोर्ट? ये जो 18th सेंचुरी का मॉक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक, it exaggerates the social condition of that time, where ladies just where the only work of ladies is to attract men, and the only work of men was to attract women. तो ये जो है इसमें बेलिंडा जो है जब साथ धज के पूरा जो है उसमें दिखाते हैं, मॉक एपिक है तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जैसे हीरो को एपिक में ड्रेसअप होते हुए और उसको दिखाते हैं जो अपने आर्म्स के साथ वो पूरा ड्रेसअप होता है. इसमें दिखाया बेलिंडा पूरा जो है अपने मेकअप करके पूरा किस तरीके से तैयार हो रही है. और जो जब वो क्लब में गेम जो है वो खेलती है, तो जो कार्ड्स का गेम है उसका नाम क्या है? दैट्स ओम्ब्रे. Who quotes the following? The mind is its own place and in itself can make heaven of hell a hell of heaven. Most beautiful line of all. ये लाइन जो है, ये लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, मिल्टन का एपिक है. इट्स अ सेकेंडरी एपिक. और ये जो लाइन है जो मिल्टन के मतलब मिल्टन, ऐसा लगता है मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. विलियम ब्लेक ने कोट किया है मिल्टन के बारे में द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में. और ये लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है सैटर्न की, कि एवरीथिंग लाइज हियर. आप चाहें तो हेल को हेवन बना दे और चाहे तो हेल को हेवन बना दे और हेवन को हेल बना दे. तो ये किसके द्वारा कोट किया गया है? दैट्स बाय सैटर्न. What is the name of the pastoral elegy written by John Milton on the death of Edward King? जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग, हालांकि ये मिल्टन की कोई सी भी पोएम तब तक पब्लिश नहीं हुई थी. ये तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनको जो एक श्रद्धांजलि दी थी एडवर्ड किंग को, तो उसी में ये वन ऑफ द एलिजीज में से एक थी. और ये पेस्टोरल एलिजी जो लिखी है मिल्टन ने वो है लिसिडस. Who authored the Essay on Men epistle was? Essay on Man is a poem. लिखी गई है किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी एंड दैट इज अलेक्जेंडर पोप. तो ये लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. 80 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं 38 मिनट्स में. बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं कर लूँगी. और उसके बाद फिर आप लोगों से कह रही हूँ टू दी फोर्थ सीरीज जो कि यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए है, वो फिर से जो है वो शुरू हो जाएगी. होली के बाद फिर से उसको सीरीज़ को शुरू करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.